हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडिटोरिया के सेट नंबर 3 को, जो कि बिहार दरोगा 1275 पद के लिए है, उसको डिस्कशन करेंगे। उसके तमाम प्रश्नों को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और सूचना देनी है कि इस चैनल के माध्यम से साथियों यह बिग अनाउंसमेंट है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। हम लोगों ने एक टारगेट किया है जिसमें बिहार दरोगा के कुल 11,000 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। 11,000 MCQ प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे बने रहें, 11,000 से ज़्यादा ही प्रश्न कवर किए जाएंगे। अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो दोस्तों, इसमें कुल 22 मैच खेले गए और कुल 5 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर बात किया जाए फाइनल की, तो फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराया था। तो इस प्रकार मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी और दिल्ली कैपिटल उप विजेता बनी थी। इसके अलावा बात किया जाए विमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर स्मृति मंधना को 3 करोड़ 40 लाख में RCB ने खरीदा है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में किस राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो साथियों, ये पूछा जा रहा है नहीं कराए गए। तो मणिपुर में नहीं कराया गया, लेकिन त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो साथियों, यह जो है 15 फरवरी को बिहार दिवस मनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई। ऐसा 15 फरवरी को ही क्यों किया गया? तो साथियों, इसी दिन तारापुर झंडा सत्याग्रह में हमारे कुल 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। और साथियों, इसी के याद में हमारी बिहार सरकार प्रत्येक 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन इसके अलावा कई और शहीद दिवस मनाए जाते हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे अगर बात की जाए 15 जनवरी की, साथियों, तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैंने शहीद दिवस मनाने के बारे में बोला था, तो 23 मार्च, वह दिन कौन भूल सकता है जो 23 मार्च 1931 को हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो साथियों, इसको याद रखने के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए 26 को, तो 26 फरवरी को वीर सावरकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर सावरकर स्मृति दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत के राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो वैसे तो भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन करता है, लेकिन भारत के राज्य के संदर्भ में प्रश्न है तो वह मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसके अलावा साथियों, बात की जाए उत्तर प्रदेश की, प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन नंबर बी की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है। केरल की बात की जाए साथियों तो वह नारियल उत्पादन के मामले में शीर्ष पर है साथियों, नारियल उत्पादन के मामले में शीर्ष पर है। ठीक है, नारियल नहीं हो गया, नारियल हो गया। नारियल उत्पादन के मामले में शीर्ष पर है। और कर्नाटक की बात की जाए साथियों तो वह कॉफ़ी उत्पादन में शीर्ष पर है। कुल यह क्या करता है, भारत में जो उत्पादन होता है अकेले 70% का उत्पादन कर्नाटक करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पृथ्वी की निगरानी हेतु यानी पृथ्वी की निगरानी करने के लिए इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो साथियों, इसका प्रक्षेपण 2024 को किया गया था। बात किया जाए निसार की, तो साथियों यह भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है।
जिसके बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए यह एक क्या है, निसार उपग्रह जो है यह निसार प्रोजेक्ट जो है वह पृथ्वी अवलोकन करने का एक मिशन है। और बात किया जाए निसार की यानी कि पूर्ण रूपेण शब्दावली की यानी कि फुल फॉर्म की, तो उसका फुल फॉर्म होता है साथियों नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसका पूर्ण रूपेण होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, श्री अन्न सम्मेलन यानी कि वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया था। साथियों इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगर आप मिलेट्स शब्द को समझना चाहेंगे तो यह मोटे अनाज के संदर्भ में आपको परिभाषित करता है यह मिलेट्स। और इसका जो है उद्घाटन, इसका आयोजन जो है वह नरेंद्र मोदी ने इस समारोह का उद्घाटन किया और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महोत्सव। कौन सा महोत्सव साथियों? मथुआ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो साथियों यह मथुआ महोत्सव है जिसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। यह जो है यह अखिल भारतीय मथुआ महोत्सव समारोह द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक संघ होता है, वह मथुआ संघ जो होता है उनके द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो साथियों कुल मिला के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रवासी दिवस के दौरान। अगर पूछा जाए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो साथियों यह प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बहुत लंबे दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और 9 जनवरी को वो वापस लौटे थे। तब से यह प्रवासी दिवस प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर साथ ही साथ बात करें कुछ अन्य जानकारी के बारे में तो यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन साथियों इंदौर में किया गया था। ठीक है, और इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे और इसमें कुल मिला के 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। तो साथियों यह अवार्ड सभी जानते हैं नाटू नाटू को प्रदान किया गया है। नाटू नाटू की अगर बात किया जाए तो साथियों यह किस सिनेमा में गाया गया है, किस फिल्म में यह नाटू नाटू गीत गाया गया है, तो यह ट्रिपल आर में यह संगीत को दर्शाया गया है। ट्रिपल आर में यह गीत को गाया गया है। और बात किया जाए ट्रिपल आर के निर्देशक की तो वह एस राजामौली इस ट्रिपल आर के निर्देशक हैं, डायरेक्टर है साथियों। ठीक है, और बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी की तो साथियों यह ट्रिपल आर जो है वह बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी, बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और इसके गीत को ऑस्कर के लिए भी आगे बढ़ाया गया था। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया था और यह 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 था। यह कौन सी प्रतियोगिता थी साथियों? तो यह 2022 का 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। ठीक है, और बात किया जाए और ये जो अमेरिका के कहाँ पे किया गया था साथियों, तो न्यू ऑरलियंस शहर में इसका आयोजन किया गया था। 2022 में मिस यूनिवर्स खिताब जो है वह बार बोनी ग्रेबियल ने जीता था। अगर बात किया जाए, पूछा जाए कि बार बोनी ग्रेबियल किस देश से संबंध रखती हैं तो इनका संबंध यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। तो साथियों बहुत ही गर्व की बात है, ये शिवा चौहान वह महिला हैं जिन्हें ये सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो है वह सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे इन्हें तैनात किया गया है। और कैप्टन शिवा चौहान की बात की करें तो इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। ठीक है, और इन्होंने यह गौरव हासिल किया है, देश को गौरवान्वित किया है, पहली महिला बनी है जिनको यह सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, तो इसका राइट आंसर था शिवा चौहान।
प्रश्न संख्या 12 को पढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों जोनाथन क्रिस्टी, ठीक है, जोनाथन क्रिस्टी जिनका संबंध जो है साउथ कोरिया से है, उन्होंने यह इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और साथ ही साथ बात किया जाए यह इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन महिला के बारे में, तो यह खिताब जो है ये जो है जोनाथन क्रिस्टी वो इंडोनेशिया के हैं साथियों, इंडोनेशिया के हैं। जोनाथन क्रिस्टी का संबंध इंडोनेशिया से है। जोनाथन क्रिस्टी का संबंध इंडोनेशिया से है और ये जो है महिला के क्षेत्र में जो है वह जीती है आन से यंग, इनका संबंध साथियों साउथ कोरिया से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है साथियों डिजिट ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी, ये इसका थीम है। ठीक है साथियों, ये इसका थीम है इस बार का। और बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो इसे 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा का संबंध है। तो साथियों यह स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है उनका संबंध भगवान शिव की मूर्ति से है, भगवान शिव की प्रतिमा से है। और यह बात किया जाए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की तो यह 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो कि राजस्थान में साथियों स्थित है। इसे राजस्थान में स्थापित किया गया है साथियों। कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में। ठीक है। और बात किया जाए राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस जगह पे, तो राजस्थान के नाथद्वारा में इसे स्थापित किया गया है। और यह स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है उस प्रतिमा को 20 किलोमीटर की दूरी से ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा साथियों। अगर बात किया जाए यह क्वाड जो है किन किन देशों का ग्रुप है, तो साथियों यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान तथा अमेरिका का एक ग्रुप है जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। और यह 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2023वां रहेगा, यानी कि यह जो 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन मनाया जा रहा है वह कुल मिला के यह चौथा होगा। अगला प्रश्न में, और यह जो है 2022 की अगर बात की जाए साथियों, 2023 में तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, 2022 की बात किया जाए तो यह 2022 में कहाँ किया गया था साथियों? जापान में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार जो है अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। गुजरात का अहमदाबाद उसे सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है। तो एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ अपने अपने उपक्रम को मंजूरी दे दी है विलय करने के लिए। उसमें विस्तारा के साथ इसे मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। और इंडिया का विलय जो है 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस से कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो इसकी यह अंडर 19 के संदर्भ में पूछा जा रहा है साथियों। तो इसकी मेज़बानी 2024 में श्रीलंका करेगा। श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। जबकि बात किया जाए साथियों कि 2026 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है साथियों। इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात किया जाए प्रथम स्थान की तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड हमेशा की तरह क्या है साथियों? प्रथम स्थान पर है। फिनलैंड क्या है? प्रथम स्थान पर है। और कुल मिला के 136 देशों की यह सूची तैयार की गई है, जिसमें आप इम्पोर्टेंट है अपने देश के बारे में, यानी कि भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20,
32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ज्ञान चतुर्वेदी हैं। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी जिन्हें 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए साथियों उन्होंने एक उपन्यास लिखा था पागलखाना, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार 32वां व्यास पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि पाक जलद मरुमध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वह है संपन्ना रमेश सैलार। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि पाक जलद मरुमध्य जो है वह उसको तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो संपन्ना रमेश सैलार। बात किया जाए इसकी तो अंडर 12 समूह में पाक जलद मरुमध्य में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये रमेश सैलार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, कहाँ की गई साथियों? तो इसे जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 24। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर से किसके द्वारा किया गया था? तो यह नितिन गडकरी जो कि सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री है, उनके द्वारा जो है, राज्य मंत्री नहीं है वो तो पूरा मंत्री भारत भर के, तो उनके द्वारा किया गया है, नितिन गडकरी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? यह इला भट्ट जो है वह एक समाज सेवी थी, प्रसिद्ध समाज सेवी तथा गांधीवादी महिला थी और इनका नवंबर 2022 में निधन हो गया है। इनका संबंध जो है वह समाज सेवा से था और महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवक संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 26। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात किया जाए कि दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन तो वह गोदावरी बेसिन है और पहली की बात किया जाए साथियों तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है साथियों तो गंगा है और ये गोदावरी बेसिन है वह दूसरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो साथियों यह सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा जिसकी ऊंचाई जो है 4328 मीटर है वह सबसे ऊंचा दर्रा है साथियों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि केसर मिश्रण है, केसर क्या चीज़ का मिश्रण है साथियों? तो बीज एवं कलियों का मिश्रण है केसर। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार केसर बीज एवं कलियों का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 29। मिकीर की पहाड़ी स्थित है, तो मिकीर की पहाड़ी जो है साथियों वह असम में स्थित है और बात किया जाए तो यह कार्बी आंगलांगला पठार का हिस्सा है और मिरी मिसमी डफला अबोर अरुणाचल प्रदेश का इस हिस्सा है। इस प्रकार साथियों इसका आंसर असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है वह 1970 में की गई थी और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। आपको बता दें कि ऐसा क्यों किया गया था, तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था कि पेड़ को पकड़ लिया था, बोला था कि पहले आप मुझे काटो तब पेड़ को काटो। इस तरीके से यह आंदोलन चला था और बहुत ही सराहनीय आंदोलन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो साथियों
वन रोपण से पारिस्थितिक संतुलन मेंटेन होता है, जल प्रबंधन के द्वारा होता है, वन्य जीव सुरक्षा से होता है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन के माध्यम से आप पारिस्थितिक संतुलन नहीं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है और बिगड़ ही जाता है उसके प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित नहीं करता है, कौन सा? औद्योगिक प्रबंधन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी कि वहाँ पे स्थल नहीं है, जल ही जल होगा चारों तरफ? तो यह हंगरी एक यूरोप का देश है जो पूरी तरह स्थल रुद्ध है। आपका पूछा जा रहा है स्थल रुद्ध, जल नहीं पूछा जा रहा है साथियों। तो यह हंगरी है जो पूरी तरह से स्थल रुद्ध है। हंगरी की राजधानी कहाँ है साथियों? बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ये जो स्टेटमेंट दिया था वह थॉर्नवेट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था और यह अमेरिका का इनसे संबंध था। इन वैज्ञानिक का संबंध जो है इसका अमेरिका से था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में शुरू की गई थी। और बात किया जाए तो इसके साथ ही 1892 के बाद भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले इस 4 ऑप्शन में से क्या हुआ था? तो बात किया जाए साथियों इलाहाबाद की संधि की, तो इलाहाबाद की संधि सबसे पहले घटित हुई थी। और यह कब घटित हुई थी साथियों? यह कब घटित हुई थी? तो यह घटित हुई थी 1765 में। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि शुरू हुई थी, घटित हुई थी 1765 में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बात किया जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो वह 1775 से 1782 में हुआ था। ठीक है, 1775 से 82 के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध की बात किया जाए साथियों, तो यह 1790 से 92 के दौरान हुआ था। 1790 से साथियों 1790 से 92 के दौरान यह तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। और सालाबाई की संधि की बात की जाए तो यह 1782 में इस सालाबाई की संधि संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह देश नायक शब्द का इस्तेमाल किया था सुभाष चंद्र को संबोधित करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि दी गई थी। बात किया जाए 1938 में जब ये अध्यक्ष बने थे तो इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता किया था हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में यह त्रिपुरी अधिवेशन में भी जीते थे, लेकिन वो महात्मा गांधी के कारण महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना व्यक्तिगत हार मान लिया और कुछ प्रस्तावों के कुछ मतभेदों के कारण यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे रिजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो उस समय भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल हुआ करता था। इससे पूर्व साथियों बात किया जाए तो वर्ष 1942 के समय भारत का प्रधानमंत्री सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 के दौरान तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहा। प्रश्न संख्या 36 में अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने देश नायक कहकर सुभाष चंद्र बोस को तो संबोधित किया ही था। अगर बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को भी संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। अगला और उसमें ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उन्होंने ये बारदोली सत्याग्रह किया था जिनमें इन्हें
सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? तो साथियों, यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कोलकाता में मनाया गया था और यह 1946 में हुआ था। 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, वह सर्वप्रथम सबसे पहला प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्थापना जो है दीवाने अर्ज, वह बलबन के द्वारा किया गया था। साथियों, बलबन जो था वह गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य वंश की सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज यानी कि सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। आरिज विभाग का मुख्यालय कार्य सैन्य भर्ती, सैन्य अस्त्र सुसज्जित करने का एवं वेतन वितरण करने का था। बात किया जाए साथ ही बात किया जाए बलबन का, तो साथ ही बलबन ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बलबन ने ही सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई थी। पैबोस की बात किया जाए तो वह था घुटनों के बल लेटकर सुल्तान का क्या करना, इबादत करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो यह अमीर खुसरो थे, जिन्होंने भारतीय कविता को अपने चित्र के माध्यम से दर्शाया था। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो जो है वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। साथ ही साथ नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। उनको तूतीय हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अमीर खुसरो की रचना का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन आपका राइट आंसर है साथियों? तो साथियों देखते हैं कि चंदवार का युद्ध, यह चंदवार का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, तो ये आपका सही है। तैमूर जो है युद्ध यानी कि तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, ये भी आपका साथियों राइट आंसर है। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। तो इनमें से चारों के चारों सही है। जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के नाम पर किया था। जौना खां जो था वह फिरोज तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था। और बात किया जाए मलिक सावरकर ने स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की थी। सरकी शासकों के लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा गया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया था। प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ से यह प्रूव हुआ था कि मानव भी था? ऐसा साक्ष्य जो है साथियों वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी जो है वह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से इसे प्राप्त किया गया है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर साथियों नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर 55 मीटर है साथियों। इसकी लंबाई की बात की जाए तो नॉर्थ से साउथ की ओर 55 मीटर है। और चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है साथियों, पूर्व से पश्चिम की ओर साथियों इसकी चौड़ाई 33 मीटर है। मैंने एक आर्टिकल के द्वारा, मैंने एक चित्र के द्वारा आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो साथियों पाटलिपुत्र नगर को उदयन के द्वारा पहली बार राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इसके अलावा कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं
यह पाटलिपुत्र शहर जो है यह कुल मिला के शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश इन सब की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान के सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 से अगर ये अंगीकृत किया गया साथियों 26 नवंबर 1949 को और उसे लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसमें से समवर्ती सूची में कौन से शामिल होते हैं साथियों? तो वह है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो साथियों यह उद्देशिका है। ठीक है, उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री जो है, राजनीतिक जन्मपत्री साथियों वह के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया है। राजनीतिक जन्मपत्री साथियों कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा। आप इसे याद रख लेंगे, लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हमें प्राप्त हैं या किसी भी नागरिक को प्राप्त है उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। और ये अम्बेडकर जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है वह स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो साथियों आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद जो है, बात की जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग की तो साथियों इसका आयोग का गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था और संस्थानम समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका सुझाव दिया गया था और साथ ही साथ इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो साथियों भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। पूछा जाए कि इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है तो इनमें प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं साथियों, और इसके सदस्य लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो साथियों यह 2026 तक ऐसा निर्धारित किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 सब आर्टिकल 3 की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। तो यह अधिकार साथियों राष्ट्रपति को दिया गया है। यह अधिकार साथियों अनुच्छेद 143 के माध्यम से राष्ट्रपति को प्राप्त है कि वह चाहे तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर यानी कि न्याय के प्रश्न पर राय लेंगे। ठीक है, और तथा व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श लेने की शक्ति भी उन्हें प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख
कौन है? तो यह राज्य के संदर्भ में है तो उसका कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल होता है। यह आर्टिकल 154 के अनुसार। जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारियाँ। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा यह अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54। सतत विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि लगातार विकास के लिए क्या आवश्यक है साथियों? तो जैविक विविधता का संरक्षण हो, प्रदूषण पर नियंत्रण हो, निर्धनता को घटाना, यानी कि सारे के सारे यह जरूरी आवश्यक कारक है साथियों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो है वह वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, ह्यूमिडिटी के आधार पर वर्षा होती है। आप तो सभी इस बात को जानते ही हैं। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी अथवा वर्षा अथवा बर्फबारी, ये सारे के सारे वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए साथियों? तो यह है संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगर आप नगरीकरण और औद्योगिकरण होगी तो नगरीकरण तो कम, औद्योगिकरण ज़्यादा प्रदूषण फैलाएगा, साथ ही साथ पारिस्थितिकी के साथ अनबैलेंसिंग होगा, ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल से है। अगर बात किया जाए तो यह शांत घाटी में स्थित है। यह जो है साइलेंट वैली वह शांत घाटी में स्थित है साथियों, शांत घाटी में स्थित है यह साइलेंट वैली। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता संपन्न के मामले में सबसे अधिक है। और बात किया जाए इसके बारे में तो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों के में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैविक विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए गए हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा एवं सुंडालैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध साथियों टेबल टेनिस से है। इलेक्ट्रा गोल्ड टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यानी कि सार्क सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का सदस्य अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, ये सारे के सारे हैं, पर म्यांमार इसका सदस्य नहीं है साथियों। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। अगर सार्क की स्थापना की बात की जाए साथियों तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। 1985 में हुआ था और यह 8 देशों का समूह है जिसमें भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क में कुल कितने देश हैं जो ये समूह बनाते हैं सार्क का, तो इसमें कुल 8 देश हैं। यह 8 देश कौन कौन से हैं साथियों? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे आइसोहेल कहा जाता है। ठीक है, अब बात किया जाए इसके बारे में तो देखो आइसोहेल होता क्या है साथियों? तो आइसोहेल यानी कि समधूप रेखा। अब ये क्या है? तो वैसी रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। डायरेक्टली आप समझ गए। अगला ये आपका आंसर जो है वो परिभाषा के आधार पर पहचाना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में इनमें से कौन सा नृत्य जो है लोक नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह पंडवानी, नावड़ानी और डागला, यह छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
63। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। बात किया जाए साथियों 29 अगस्त की, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय, यहाँ पे 6 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय और 29 अगस्त को राष्ट्रीय, ठीक है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है साथियों, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और बात किया जाए 21 सितंबर को, तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, विश्व शांति दिवस। राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, कंटेंट पे ध्यान देंगे, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। और बात किया जाए 1954 में, तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। और 1954 में ही साथियों साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर प्रश्न में है कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय असम राइफल का शिलोंग में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। बात किया जाए कि यह मुख्यालय शिलोंग यानी कि मेघालय में स्थित है और इसकी स्थापना, असम राइफल की स्थापना 1835 में की गई थी साथियों। असम राइफल की स्थापना 1835 में की गई। प्रश्न संख्या 66 यानी कि क्वेश्चन नंबर 66, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो धारा जो है उसको एम्पियर माना जाता है। तो अब देखिए यानी कि आवेश, ठीक है, आपका आंसर जो है साथियों आवेश हो जाएगा। आवेश यानी कि एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई हैं, ठीक है। और यह आवेश जो है वह प्रवाह की धारा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में पूछा गया है कि मानव शरीर के कौन से दो यानी कि 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो साथ ही यह जो है हृदय और मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। हृदय और मस्तिष्क जो है वह मानव शरीर के 2 प्रमुख अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र MRI द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में क्या पूछा जा रहा है? 68 में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो इसका आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया था। और थॉमस एडिसन की बात की जाए तो उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था साथियों। ग्रामोफोन, ये तो आपको आइजैक न्यूटन के बारे में याद होगा, पर थॉमस एडिसन जो है उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था साथियों, एक साथ लिखा जाएगा। और बात किया जाए अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो इन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने प्रकाश विद्युत के प्रभाव का प्रतिपादन किया था, यानी कि E बराबर mc²। चलिए प्रश्न संख्या 69 को पढ़ते हैं। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों इस समय धारा क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, धारा दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो है वह लाल रंग का विचलन कोण, चूँकि वह विचलित नहीं होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण से वह विचलित नहीं होता है। और बात की जाए लाल रंग के तरंग दैर्घ्य की, तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है साथियों वह 625 से 740 nm तक होती है, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल की होती है, इस कारण इसका विचलन कोण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्नों को गौर से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि यदि एक वास्तविक वस्तु यानी कि रियल ऑब्जेक्ट
का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि यहाँ पे गलत आपको फाइंड करना है। तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ऐसा कोई सही नहीं है, ये आपका गलत होगा साथियों। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। तो आपको गलत ही पहचाना था और ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर और ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब छोटा होगा, ये सही है। प्रतिबिंब सीधा होगा साथियों, यह सही है। और प्रतिबिंब यहाँ जो है फोकस और प्रतिबिंब पी के बीच में बनेगा, निर्मित होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यहाँ पर नहीं फिर से जोड़ दिया गया है। तो यह हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लैक्टोमीटर जो है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि ओडोमीटर यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है साथियों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है साथियों। यह उदाहरण नहीं है पूछा गया। अब सोचिए, ये मैंने इसमें सेट नंबर शायद 1 में अथवा सेट नंबर 2 में कवर किया था। तो अगर आप प्रश्नों को अगर आप इस सेट 1 और 2 को मिस कर गए हैं तो आप इसी चैनल पर आप जाइएगा, वहाँ पे वीडियो 1 और सेट 1 और सेट 2 अवेलेबल है। अब समझाते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन सा। तो जानिए, मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम का तार गर्म होना और लौह का चुंबकीय होना। तो साथियों इसमें जो है वह मक्खन का खट्टा होना, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ दूसरे तीसरे पदार्थ में कन्वर्ट होता है, दो पदार्थ मिलने से, तो वह जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने के बाद उसे फिर से दोबारा पुराने वाले रूप में, यानी कि पुराने वाले स्वरूप में उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब जैसे बर्फ़ जो है पिघलेगी तो फिर उसे ठोस के रूप में आप प्राप्त कर लेंगे, यानी कि पानी के रूप में। पानी को बर्फ़ में प्राप्त करेंगे, फिर बर्फ़ को पानी के रूप में प्राप्त कर लेंगे। एक प्लेटिनम का तार गर्म होगा तो फिर वो ठंडा भी होगा और लौह का चुंबकीयकरण होगा, तो ये भी आपका नहीं है। लेकिन एक बार दही बन जाएगा तो वह दूध में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। साथियों सोडियम सल्फेट जो है वह ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। किसी पदार्थ के द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ही साथियों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर का क्या होगा, सीधे सब्लिमेशन हो सकता है, नेफ्थलीन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, यह लेकिन सोडियम सल्फेट का डायरेक्टली ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी साथियों। तो इसकी संयोजकता साथियों 1 होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 पूछा जा रहा है कि वे अम्ल जिनके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। तो साथियों उन्हें अनऑक्सी अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए अनऑक्सी अम्ल के बारे में, तो वैसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा वह ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, हाइड्रोअम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अनऑक्सी अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। तो उसका यह क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला और गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। तो प्रकृति में यह उभयधर्मी के रूप में होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वह जल में अविलय है, परंतु सोडियम में हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संबंध में, आखिर मेंडलीफ ने
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया? तो साथियों, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व है, वह रिएक्ट करता है और क्या करता है कि लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। इसी के कारण मेंडलीफ साहब का ध्यान उनके रासायनिक गुणों के कारण उन पे गया था, उनके अध्ययन के लिए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो वह है साथियों फ्लोरीन। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मक जो होती है साथियों, वह सबसे ज़्यादा होती है और आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान धीरे धीरे बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आप आते हैं तो विद्युत ऋणात्मक घटते क्रम में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 81 नंबर पर। ग्राफीन क्या है? तो साथियों, ग्राफीन क्या है? वह एक कार्बन का अपरूप है। साथ ही साथ बात की जाए तो वह ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज में भी पतली शीट बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न में पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन जो होता है उसके परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो यह जो यूट्रोफिकेशन है उसके कारण विलीन ऑक्सीजन का क्या हो जाता है साथियों? विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण हो जाता है। वह कैसे होता है साथियों? देखिए, परिभाषा के अनुसार रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है और इसमें ऑक्सीकरण के जमाव की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो साथियों, घटपर्णी जो है वह तो कीटभक्षी पौधा है, संड्यू है, विनाइस फ्लाई ट्रैप है, लेकिन प्रोथेलम्स जो है प्रोथेलस वह कीटभक्षी पौधा नहीं है, कीटों को नहीं खाता है। ठीक है, और यह एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाव और युग्म कोदिद पौधा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो साथियों, पहले बॉटनी साइंस के प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। पहला वनस्पति वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इसको पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। होता क्या है साथियों पेनिसिलिन? तो प्रतिजैविक एक प्रकार का, अगर प्रतिजैविक की बात किया जाए तो यह एंटीबायोटिक यानी कि एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है। यह अन्य सूक्ष्मजीवों को वृद्धि के मंद अथवा उन्हें मार डालते हैं। जो सूक्ष्मजीव जो होते हैं उन्हें इनका काम होता है वो उन्हें मार डालते हैं और वृद्धि के मंद अथवा उनके क्या बोलते हैं उनके प्रोग्रेस को रोक देते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेंका से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साथियों, साइटोकाइनिन का कार्य होता है कोशिका का विभाजन। इसके कारण ही शरीर की वृद्धि हो पाती है, हम छोटे से बड़े हो पाते हैं। अगर बात किया जाए साइटोकाइनिन की तो इस हार्मोन की खोज मिलर के द्वारा की गई थी। इसकी खोज साथियों मिलर ने की थी। ठीक है, और कब की थी साथियों? 1955 में की थी। मिलर के द्वारा साइटोकाइनिन की खोज 1955 में की गई थी। और यह क्या होता है? तो साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना होता है। प्रश्न संख्या 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज डैश में विखंडन है। तो साथियों, यह पाइरूवेट में अलग हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है। यह बात किया जा रहा है साथियों ग्लूकोज की। C6H12 और O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका? ग्लूकोज का। और यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये ऑप्शन दे रखा है साथियों, उसमें यह मार्केसिया है, वह जो है ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 89 में कि उस वाहिनी का नाम क्या है? ठीक है, जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो साथियों यह शुक्रवाहिका होती है। शुक्रवाहिका का क्या कार्य होता है साथियों? तो यह जो है वह पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्र जनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है और यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। पूछा गया है कि हमारी आँखों में लेंस का क्या काम होता है साथियों? तो यह आँख की फोकस दूरी को बदलते रहने का कार्य करती है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आँखों में लेंस का काम आँख की फोकस दूरी को बदलना होता है। होता क्या है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश जो है वह किरणें कॉर्निया पर पहुँचती है तो परिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। पूछा गया है कि रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो साथियों यह होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स साथियों जो है वह जो है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वह जिम्मेदार होती है। बात किया जाए WBC की, तो यह जो है रोग प्रतिरोधी हमारे शरीर से बीमारियों से लड़ने के लिए यह वाइट ब्लड सेल बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसकी कमी होने से अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इंसान मृत हो जाएगा यानी कि मर जाएगा, और इसकी अधिकता जब बढ़ हो जाती है तो इससे कैंसर हो जाता है यानी कि ल्यूकीमिया हो जाती है। चलिए कुछ और अन्य इन्फॉर्मेशन जानते हैं साथियों कि बात करते हैं कि ये जो है इसका निर्माण जो है लाल रक्त का निर्माण जो है साथियों आरबीसी का लाल अस्थिमज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन यानी कि प्लीहा तथा यकृत अर्थात लीवर में होता है। आरबीसी में क्या होता है कि लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। साथियों आप सुने होंगे कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो उसे अनीमिया जो है या अरक्त अल्पता की बीमारी हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उद्देश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो साथियों यह क्या होता है? यह सेवाओं के निर्यात से संबंध होता है, यह उद्देश्य निर्यात का। पर्यटन बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में यह सेवा के क्षेत्र में उद्देश्य निर्यात का प्रयोग किया जाता है और इसे हम ऐसे ही जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो साथियों यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास को शुरू किया गया। यह छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। यह कब तक था साथियों? तो यह 1980 से 85 के टर्म तक रहा था और यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। इसे साथियों प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर साथियों 2 अक्टूबर यहाँ पे साथियों थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, पेंसिल के कारण पेन के कारण परेशानी हो रही है। तो 2 अक्टूबर आप 1980 समझ लेंगे, थोड़ी सी परेशानी कलम के लेके हो रही है पेन के लेके, तो उसको क्या किया था हमने ऑर्डर कर दिया था, न्यू पेन आ जाएगी, तब से यह लिखने की समस्या जो है साथियों वो दूर हो जाएगी। तब तक आप मेरा कॉर्पोरेट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो साथियों इसका मतलब होता है यह श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी टाइप की होती है। तो यह ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। तो यानी कि अगर आप इसको और अच्छे से समझें तो यह अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया गया है छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में।
ठीक है। और इससे जॉन रॉबिन्सन ने प्रतिपादित किया था, जॉब रॉबिन्सन ने इसके बारे में जॉन रॉबिन्सन ने डिस्कस किया था, बताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो साथियों इसका गठन 1949 में किया गया था। और बात किया जाए तो इस समिति को गठन करने का सुझाव जो है पीसी महालनोबिस के द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों, आप पढ़िए प्रश्नों को गौर से और समझिए। अब यहाँ से हम प्रश्नों को धीरे धीरे समझाएंगे, क्योंकि यह गणित का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, तो आपको यह समझने बहुत ही आसान होगा। और मैं आपसे यह कमिटमेंट करता हूँ कि ये जो मैं बताऊँगा आप कभी भूलेंगे नहीं साथियों। तो चलिए 96 नंबर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये की कुल 85 नोट है, यानी कि 100 रुपये का कितना नोट है उन्होंने नहीं बताया, और 50 रुपये के कितना नोट है उनके पास उन्होंने यह भी नहीं बताया। सिर्फ हमें यह बता दिया गया है कि कुल 85 नोट है, और जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। तो इनमें हमें क्या करना है, 50 रुपये के नोट कितने हैं वह बताना है। तो चलिए साथियों हम बताते हैं। कुल बात की जाए साथियों, तो कुल जो है 100 रुपये के नोट है और 50 रुपये के नोट है। और टोटल जो है नोट की बात की जाए साथियों, टोटल नोट्स, ठीक है ना, टोटल नोट की बात की जाए तो टोटल नोट मिला के 85 होता है। अगर हम आपसे ऐसा मान ले कि 100 रुपया का, ठीक है, 100 रुपया का कितना नोट रहा होगा, 100 रुपया का नोट कितना रहा होगा साथियों, मान लेते हैं x रहा होगा, ठीक है साथियों, x ऐसे लिख देते हैं, x रहा होगा। तो 50 रुपये का नोट कितना रहा होगा, तो साथियों यह कुल नोट में से यह 100 रुपये के नोट को यानी कि x को घटा लेते हैं, ठीक है। तो 50 रुपया का नोट साथियों कितना हो जाएगा, 85 माइनस x, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अगर 100 रुपये नोट की वैल्यू निकालनी है तो हमें नोट तो पता चल गया कि 100 रुपया का x नोट है, तो उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, फिर प्लस कर देंगे। और 50 रुपया का नोट हमें पता चल गया हुआ कितना है, 50 गुना यानी 50 इंटू 85 माइनस एक्स, ठीक है साथियों, इतना हमें पता चल गया। और वह किसके बराबर है साथियों, तो वह जो है साथियों वह 5000 रुपये के बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आपको समझाते हैं। तो यह जो है x जो है नोट 100 रुपया का है और 50 रुपया का नोट है 85 माइनस एक्स। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वैल्यूएशन निकालेंगे तो इसका वैल्यूएशन बता रहा है प्रश्न में ही कि यह 5000 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए साथियों यहाँ पे 100x इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे तो 5 5 जा 25 2 हो जाएगा, और 5 8 जा 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 42। देखिए अगर हिंदी में बात किया जाए तो 25 के 5 कैरी 2 और 5 8 40 2 42 एक 0 इस पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 50x हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। और वो साथियों किसके बराबर हो जाएगा, 5000 यानी कि 5000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 100x है और यहाँ पे कितना x है साथियों 50x है, तो माइनस होगा तो यह 50x बच जाएगा। और यहाँ पे साथियों ये 4250 5000 में से घटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले 4200 घटाएंगे 500 में तो कितना आएगा 800, और 800 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 750 साथियों। अब यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों यह x यानी कि यह x जो हमने माना था वह 100 रुपये के नोट के बारे में माना था। तो 100 रुपये का नोट कितना हो गया 15, 100 रुपया का नोट साथियों 15 हो गया। तो क्या करेंगे कि टोटल नोट कितना था साथियों उसके पास 85 नोट थे, उसमें से 15 नोट आपके 100 रुपये के हो गए, तो कितने बच गए साथियों 70 नोट जो उसके पास 50 रुपये के हैं। ठीक है साथियों 70 नोट उसके पास 50 रुपये के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पिछले प्रश्न का यानी कि 96 नंबर प्रश्न का हमें आंसर क्या आया था, हमने सॉल्व किया था 50 रुपये के नोट कितने होंगे। तो साथियों यह 50 रुपये की नोट की अगर बात की जाए तो यह 50 रुपये के कुल
70 नोट होंगे, तो 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को फिर से पढ़िए। ये क्या रखा है कि रूट अंडर 8+2 और उसके अंदर भी ये √15 है। साथियों यह फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है और यह बहुत ही सरल प्रश्न है। ये तो आपको यूँ कहिए तो बिना पेन उठाए यह सॉल्व हो रहा है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप समझ जाएंगे। इसका आंसर जो है साथियों √5 + √3 यहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए साथियों, प्रश्न में ऐसा ही कह रहा था, इसको हमें फाइंड करना है। तो चलिए आराम से समझते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर इसमें आपने रास्ता खोजा है तो रास्ता क्या निकलेगा, यहाँ आपको 15 दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, 15 को तोड़ेंगे और यहाँ पे 8 है, ठीक है, उसको भी तोड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ 5 + 3 कर देते हैं, यह 8 के बराबर हो जाएगा। और फिर साथियों इसके बाद क्या है, प्लस। अभी ये आपका अभी भी 5 है, ये 8 जो है 5 + 3 अभी भी 8 ही है, ठीक है साथियों। और अगर बात किया जाए इस पर क्या करेंगे साथियों कि यह √5 का स्क्वायर कर देंगे तो भी क्या है साथियों 5 है, और इस पर भी √3 करके स्क्वायर कर देंगे तो भी है साथियों 5 है। बात समझ रहे हैं, अभी भी 5 ही है, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो अभी भी 8 है, यानी कि कोई अंतर नहीं आ रहा है। उसके बाद प्लस है, फिर 2 √5 और √3 करेंगे। साथियों अभी भी यह 2 √15 ही है, यानी कि 2 √15 ही है। अब चलिए साथियों, आपको कुछ समझ में ये आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है साथियों, a² + b² + 2a, a के जगह पर √5 है, b के जगह पर √3, यानी कि साथियों हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि यह a + b के होल स्क्वायर पर है साथियों, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर पर है। अगर इसी फॉर्मूला को समझे तो यह स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा आपका a + b, जो कि a के जगह पर साथियों यहाँ पे क्या है √5 + b के जगह पर क्या है साथियों √3। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √5 + √3। देखिए ऑप्शन में ए नंबर में आपका राइट आंसर है √5 + √3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में कह रहा है साथियों प्रश्न संख्या 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर, है ना, उतना जो लाभ होता है उस वस्तु को अगर 894 रुपये में बेचेंगे तो हुई हानि दोनों समान है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 टाइप का दे दिया, ठीक है, और बोला जा रहा है कि लाभ 996 रुपये बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 894 रुपये में बेचने से होती है। तो मेरा तो इसका सिंपल शॉर्टकट फार्मूला है साथियों, बहुत ही आसान है, जो मैंने पूर्व समय से बनाते हुए आ रहा हूँ, मुझे अभ्यास है, और यह अभ्यास आपको भी इसी चैनल पे होगा साथियों। तो मैंने क्या किया था, इस तरीके का जब भी आपको प्रश्न आए, 2 अलग अलग विक्रय मूल्य हो और प्रॉफिट और लॉस उसी सेल प्राइस पे आपको समान हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, उस सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे। 996 और 894 को जोड़ देंगे, यानी कि 6 4 10 9 1 10 9 19 और यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी कि इसको अगर कैंसिल कर उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 945 आएगा। आखिर सर आएगा कैसे, तो चलिए आपको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करके मैं बताऊँगा, हवाई बातें नहीं होगी। तो क्या होगा साथियों, कह ये रहा है कि 996 में इसको बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है साथियों, सेलिंग प्राइस है। तो जितना प्रॉफिट होता है, तो मान लेते हैं 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है, 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही फिर सेलिंग प्राइस दोबारा दे रखा है। तो क्या होगा 894 रुपया में जब वो बेचेगा तो लॉस कितना होगा, 100 रुपया
लॉस होगा। ठीक है साथियों, लॉस होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि इस हुई हानि में दोनों समान है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP निकालना है। तो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, पहला ये फाइंड करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा साथियों, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा ना। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 996 माइनस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। लॉस साथियों कब होगा, लॉस तब होगा ना कि जब मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा और कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं, मान लेते हैं CP, और उसमें से क्या घट जाएगा साथियों, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या है 894। क्या ये प्रॉफिट और लॉस प्रश्न में कह रहा था ना कि दोनों का दोनों इक्वल है। तो देखिए साथियों 996 माइनस CP और CP माइनस 894 दोनों क्या है साथियों, बराबर है। देखिए 996 माइनस CP, ठीक है, और CP माइनस 894 बराबर है। क्यों बराबर है साथियों, क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, और प्रश्न में कह रहा है हर एक दशा में प्रॉफिट और लॉस समान होती है। तो अब बताइए, ये 996 है साथियों, तो ये 894 इधर आके प्लस में आएगा, और इधर जो है साथियों यह CP उधर जाके प्लस में होगा, तो यह 2CP हो जाएगा। और यही 2 जो है यहाँ पे साथियों ये ऐड होने के बाद इसे डिवाइड करेगा, तो ये फॉर्मूला वहाँ से भी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या, हाँ तो इस तरीके से, सॉरी इससे पहले 945 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रभा ने 32,000, प्रभा ने क्या किया साथियों, 32,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और व्यापार आरंभ किया है। 5 माह के बाद 22,000 का पूंजी लगाकर अमित साझेदारी में साझेदार हो गया और वर्ष के अंत में 16,400 रुपया का कुल लाभ हुआ। तो उसमें प्रभा का भाग कितना है। तो साथियों व्यापार के शुरुआत से ही प्रभा इसमें शामिल थी। तो प्रभा ने साथियों कितने रुपए लगाए, तो प्रभा ने 32,000 रुपये साथियों लगाए 12 महीने के लिए, और बाद में अमित आया और उसने 22,000 रुपये लगाए कितने दिनों के लिए, 5 महीने के बाद, यानी कि 7 महीने के लिए। 1 2 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और रेशियो बनेगा साथियों 2 से 16 बार में और 2 से 11 बार में। अब यहाँ पे साथियों मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 77 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 दूना 32 और 16 और 3 19, ये आपका रेशियो आएगा प्रभा का और अमित का साथियों। ये इसी रेशियो में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 77 192:77 के रेशियो में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट साथियों हुआ है 16,409। इस 16,409 में प्रभा का हिस्सा साथियों 16,409 में प्रभा का हिस्सा 16,409 में प्रभा का हिस्सा साथियों क्या हो जाएगा, प्रभा का हिस्सा हो जाएगा साथियों इस 16,409 में प्रभा का हिस्सा हो जाएगा 192 बटा 192 प्लस 77, 192 बटा 192 प्लस 77 साथियों। आप इसे सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा साथियों। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 1712 आ जाता है। पता नहीं कहाँ चला गया साथियों, इसका आंसर 1712 आ जाता है। ठीक है साथियों, इसका आंसर 1712 आ जाएगा। आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे 11,1712, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, देखिए 100 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 100 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर, है ना, 3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो इसे मैं यूं ही बना देता हूं, यहीं पे बनाता हूं। तो साथियों 2/3 गति से चलने पर,
तो सामान्य गति कितनी रही होगी, 3/3 रही होगी, यानी कि अपने आप में 100%। कमी कितना का किया, 1/3 का। उसे कमी करने से क्या हुआ, 3 घंटा की देरी, समझे। कमी करने से साथियों 3 घंटा की देरी हुई, तो यह 1/3 जो है वह 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 9 घंटा में वह सफ़र किया। और अगर वह देरी से पहुंचा, कितने देरी से, 3 घंटे की देरी से, तो यह 3 घंटा अगर पहले पहुंच जाता तो वह उसका सामान्य चाल होता। इसी में से यह 3 माइनस हो जाएगा, तो साथियों 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों तो आप लोगों का इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।